बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबका? अच्छा जी, कोई क्वेश्चन? बिल्कुल ठीक ठाक उस्मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम ज़ुहैब। डिटेल्स में पॉइंट डी है, ये समझना आपसे। क्या किया है? डिटेक्शंस में पॉइंट। आपकी आवाज कट रही है ज़ुहैब। डिडक्शंस में आगे नहीं समझ आई। डिडक्शंस में पॉइंट डी है। अच्छा जी, ग्राउंड रेंट पेड। जी बताएं, इसका क्या कह रहे हैं? हैं? ग्राउंड रेंट जो पे करते हैं वो आपका एक्सपेंस के तौर पे आप क्लेम करते हैं जितनी भी अमाउंट पे करेंगे। ज़ुहैब, सर मैं कह रहा हूँ कि जो हम रेंट रिसीव करते हैं वो हमारी प्रॉपर्टी इनकम में आता है, ये पे कर रहे हैं। इसकी नहीं मतलब आप क्या बात हुई है? ज़ुहैब देखो, आपकी इनकम क्या है? मतलब ये रेंट किसको मिलेगा? लैंडलॉर्ड को। क्यों मिलेगा? कि जो उसने रेंट पे जगह दी हुई है, तो जो रेंट रिसीव होगा वही उसकी इनकम ना। जी सर बिल्कुल ये कह रहा हूँ, लेकिन इधर तो है ना, एनी ग्राउंड रेंट पेड और पेएबल बाय द कंपनी, तो ये पे ये में आ रहा है मतलब। ये तो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंसेस की डिडक्शन आपको मिल रही है ना। एक्सपेंसेस की ये डिडक्शन मिल रही है ना। मतलब ये सेपरेटली कोई ग्राउंड रेंट अगर वो हमारे पास है, हमने पे किया है, तो उसकी डिडक्शन है हमें। नहीं, ये है, ये कमर्शियल टैक्स है। ओके सर, ये टैक्स है। ठीक है, ये जी जी टैक्स सर है। ठीक। तो ये टैक्स की पेमेंट मैंने अगर किया है अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो मुझे उसके अगेंस्ट डिडक्शन मिलेगी, ये वो बात हो रही है। ठीक है सर। सेक्शन 15(4)(5) ये जो पॉइंट है, लास्ट लाइन इसमें है, इफ फेयर मार्केट रेंट इज इंक्लूडेड, इससे ही ऊपर है सर। जी सेक्शन 15 में 4(5) जो ये आ रहा है, ये सर, ये लास्ट लाइन, इफ फेयर मार्केट रेंट इज इंक्लूडेड, नीचे कहाँ पे?
सही नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स के ऊपर जो है सेक्शन 15 ये नीचे वाला। हाँ जी, यस सर, ये फेयर ये मार्केट रेंट इज इंक्लूडेड। लास्ट लाइन इसकी सर। इसकी लास्ट लाइन ये थी ना, however the said provision will not be applicable if the fair market rent is included in the income of lessee chargeable to tax under the head income from salary। ये था, हमने सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी वाला पढ़ा था ना, इसमें हमने कहा था कि सेल्फ हायरिंग पे दिया होगा तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन नहीं करना, ये वो वाली बात थी। तो इसका पॉइंट सेपरेट, ये आगे सेपरेटली भी दिया हुआ ना, इसलिए पॉइंट की चीज आ रही थी कि सेल्फ हायरिंग। हाँ, ठीक है सर, हो नहीं गया। बरन हो गया ना क्लियर ये। जी जी ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। जी मिस Sir, आयशा। sir, payment of interest amounting to 2 lakh to his friend against amount borrowed for renovation of the house. Sir, ये interest payment हम लोग deduction कर रहे थे ना expenses को treat करके, ये deduct होगी ना? ये एक डिडक्ट होगी। Okay sir, thank you. ठीक है, अच्छा ओके। और जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मिस नूर। सर मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, जो कैपिटल गेन होते हैं हमारे, वो हम सारे जो जिस चीज के ऊपर भी कैपिटल गेन आ रहा है हम उसको सेपरेट ब्लॉक में सेपरेट करते हैं टैक्स, राइट? जी। और प्रॉपर्टी में हम सारी प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके फिर सेपरेट टैक्सेबल वाला रेट लगाते हैं, या हर प्रॉपर्टी Yes. को भी अलग अलग करेंगे? नहीं नूर, देखें इसमें इसलिए अलहदा नहीं करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टोटल ने कंबाइन होके एक ही रेट लगना है, जबकि कैपिटल गेन में डिफरेंट रेट्स हैं डिफरेंट होल्डिंग पीरियड के हिसाब से, इसलिए आपने उनको अलग-अलग कैलकुलेट करना है। ठीक है। और सर अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि एक प्रॉपर्टी हमें डिडक्शंस मिल रही हैं और एक प्रॉपर्टी में नहीं मिल रही, तो उनको भी हम सेपरेटली नहीं कर सकते, उनको भी कंबाइन ही करना नहीं पड़ेगा? नहीं, या तो आप सारों पे डिडक्शन लेंगे या सब पे डिडक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। जी दीन Sir, साहब। अगर rent for the year already received given है क्वेश्चन में, और फिर लिखा rent for the year thought due but irrecoverable, तो हम लोग irrecoverable का क्या करेंगे? वो अनपेड रेंट है ना, अनपेड रेंट की डिडक्शन लेते हैं। सर लेकिन पहले लिखा हुआ रेंट फॉर द ईयर ऑलरेडी रिसीव्ड, वो भी तो लिखा है। हाँ तो ठीक है, रेंट फॉर द ईयर यस, ऑलरेडी रिसीव, तो ये पिछले साल का हो सकता है अनपेड रेंट। तो जो इरिकवरेबल है हम उसको माइनस करेंगे। जी अनपेड रेंट को माइनस करते हैं ना। ठीक है सर। ओके सर सोल्यूशन में उन्होंने ऐड किया हुआ है इरिकवरेबल रेंट को। कौन सा क्वेश्चन है? सर ये क्वेश्चन नंबर 12 है, मिस्टर अमीरुद्दीन वाला, अच्छा हैक का ही है। अच्छा, कहते हैं जी रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड कंडक्टेड assigning amount which is non refundable। ठीक है, वजाहत में भी आपको बताता हूँ। 21 ठीक है जी, रेंट फॉर द ईयर ऑलरेडी रिसीव, रेंट फॉर द ईयर दो ड्यू बट इरिकवरेबल। देखें अनपेड रेंट के लिए हमने पूरी कंडीशंस लेनी है, ठीक है। ये है ये जो रेंट फॉर द ईयर है ये रिवोकेबल जरूर है लेकिन रिकवरेबल जरूर है, लेकिन अगेन इसमें इशू ये है कि जब अनपेड हो जाएगा उसकी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो फिर हम उसको एक्सपेंस में ऐड कर लेंगे, लेकिन अभी हम इनकम के अंदर शामिल करेंगे। ठीक है आयशा? सर नहीं समझ आया। देखिए ये जो रेंट होता है हम अक्रूवल बेसिस पे चार्ज करते हैं, ठीक है। जी सर। तो जी हम अनपेड उस वक्त करते हैं कि ये भी फॉर द ईयर ही है ना, ये पिछले साल का नहीं है।
पहली हाँ बात जी, ये है कि रेंट फॉर द ईयर ऑलरेडी रिसीव, जो रिसीव हो गया वो तो हमारी इनकम है ही है। जी, जो रिसीवेबल है वो भी हमारी इनकम है। अनपेड हम उस वक़्त करते हैं जब पहले एक दफ़ा इनकम में बुक कर लेंगे। अभी तो हम इनकम में बुक करेंगे ना। हाँ जी। तो सर और हम इसको उसके हाँ, डिडक्शन बाद में नहीं ट्रीट करेंगे, बस डिडक्शन भी इनकम में ही लेंगे ऐड इसके करेंगे? बाद, डिडक्शन भी लेंगे हम इसकी बाद में। अच्छा, पहले इनकम में लेकिन ऐड कर देंगे, फिर बाद में डिडक्शन भी ले लेंगे। हाँ जी, क्योंकि अगर इनकम में चार्ज ही नहीं हुआ तो उसकी कंडीशन थी ना कि जी इनकम में पहले चार्ज हुआ हो, टेनेंसी जी, बोनाफाइड हो, आपने तमाम हाँ कोशिशें जी, कर ली हो, सबसे इम्पोर्टेंट ये था इनकम में ऐड हुआ हो। ऐड हुआ हो। तो ठीक इनकम हो में गया। ऐड हुआ होगा तो आप माइनस करेंगे ना। मतलब सर वैसे अगर इसको हम अगर ट्रीट ना करें तो क्वेश्चन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐड भी हो जाना, लेस भी हो जाना। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे किया ही नहीं है। तो जब किया ही नहीं है तो वो गलत हो गया, 1 नंबर उसका काट लेगा, दूसरा डिडक्शन आपको मिलनी थी वो आपने नहीं ली, 1 नंबर उसका काट लेगा, तो 2 नंबर आराम से वो काट लेगा आपके। ओके सर, थैंक यू। सर इसके सर ये जो सॉल्यूशन में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस आर इनएडमिसिबल, तो वो जी उसने जी क्यों लिखा च हुआ है? अच्छा चलें क्या आप बता दें जी नूर क्या कह रही हैं एक्सपेंसेस आर इनएडमिसिबल लिखा हुआ है आंसर में। किसका? तो वो उसने 12 के ही आंसर में, तो उसने वो टैक्स की वर्किंग के बाद करके लिखा है या वैसे ही लिखा है? मतलब ये नहीं, टैक्स उसने सेपरेट ब्लॉक के तौर पे टैक्स किया होगा ना। ठीक है। सेपरेट ब्लॉक के तौर पे टैक्स करेंगे तो फिर तो कोई एक्सपेंस नहीं ना मिलता हमें। सर 1 मिनट ठहरें। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्सपेंस इनकर्ड बाय स्वेयर ऑन द ऑफिसर इनएडमिसिबल, ये इसलिए कि इसने इसको उसकी उसी बेसिस पे टैक्स किया हुआ है ना सेपरेट ब्लॉक के तौर पे। उसने कंपेयर करके नहीं देखा कि नॉर्मल में टैक्स कितना बनता है, इस वजह से। तो अगर आप नॉर्मल में कंपेयर करना है तो फिर आपको एक्सपेंसेस मिलेंगे। ठीक है? जी सर। नूर 1 मिनट ठहर जाओ। ईशा 1 मिनट भी ठहरें, आप भी ठहरें। पहली बात आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि जितने भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं, इसमें उसने कंपैरिजन सब में नहीं किया हुआ, हमने सब में करना है। ठीक है? सब में करेंगे हम। अगर सेपरेट ब्लॉक के तौर पे टैक्स करना है तो ग्रॉस को टैक्स करेंगे, नॉर्मल के तौर पे टैक्स करना है तो एक्सपेंसेस माइनस करके करेंगे, दैट्स ऑल। उसमें किया हुआ या नहीं किया हुआ आपने करना है। ठीक है नूर? ठीक है सर। ठीक अच्छा, है। और ये इसका क्वेश्चन था सलमान, आपने कुछ पूछा था, उस्मान या सलमान ने? सर मैंने पूछना है। जी ईशा आप क्या कह रही हैं? सर जिस क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी आ रही है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी आ रही है, तो उस केस में हम जो लायबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो किस तरह करेंगे? मतलब जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को अलहदा करेंगे और प्रॉपर्टी वाले को अलहदा करेंगे, लायबिलिटी जो निकालेंगे हम उसकी? देखिए मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन करा के बताया था कि आप उनको जो बाकी सारी इनकम्स हैं उनको और जो प्रॉपर्टी इनकम आफ्टर एक्सपेंसेस दोनों को जमा करेंगे और टैक्स कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल स्लैब के हिसाब से। और फिर उसके बाद आप जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अलावा बाकी सारे हैं इनकम, उसके ऊपर नॉर्मल स्लैब का रेट लगाएंगे और सेपरेट ब्लॉक के ऊपर सेपरेट जो रेट था वो देंगे और दोनों को कंपैरिजन करेंगे। जी सर, ठीक है। अच्छा जी। जी जुहेब। पॉइंट पूछना था, नॉर्मल सैलरी जुहेब आपका यार नेट कुछ थोड़ा स्लो चल रहा है। मुझे आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है, आप टाइप कर लो खाली। और किसका क्वेश्चन था? अस्सलाम वालेकुम सर। वाइसलाम। सर मेरा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में क्वेश्चन था मेरा। जी सर ये जो आपने बताया था कि डिस्पोजल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज जो बैंकिंग चैनल के थ्रू होती हैं, सर काइंडली उसको ब्रीफ करके आप बता सकते हैं? ज़रा इजी हो जाएगा मेरे लिए, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है मुझे अभी भी।
क्या मतलब डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी जो बैंकिंग चैनल से होती हैं, क्या टॉपिक है ये? सर वो स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू कैपिटल गेन टैक्स टॉपिक है। हाँ ओके, ये बिल्कुल कर लेते हैं। अच्छा जी, जुहेब सर, नॉर्मल से मुराद सैलरीड और नॉन सैलरीड स्लैब से रेट यूज करना। जी जुहेब, बिल्कुल, जब हम नॉर्मल कहते हैं इंडिविजुअल के लिए तो सैलरीड और नॉन सैलरीड, और अगर एओपी है तो उससे मुराद नॉन सैलरीड का टेबल जो है, बिल्कुल यही मतलब है इससे मुराद। इसकी बात शायद आप कर रहे थे। अच्छा जी, यस अब सर। देखो, हमने लास्ट ये पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी मैंने परचेज की है, ये इसमें शायद हमने लास्ट किया हुआ, ये देखो, ये जो है प्रोविजन इसकी, लॉ ये कहता है कि अगर आपने बैंकिंग चैनल के अलावा परचेज किया, प्रॉपर्टी है तो 5 मिलियन की उसकी है, और अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी 1 मिलियन है, तो फिर क्या सजा मिलेगी? ये बेसिकली दोनों चीजें हैं कि जब वो आप प्रॉपर्टी परचेज तो आपने कर ली कैश पेमेंट करके, जब आप उसको सेल करने जाओगे तो लॉ जो आपने कैश पेमेंट की होगी उसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ये सेल प्रोसीड की, 15 मिलियन की प्रॉपर्टी बेची, ये मैंने परचेज की थी, 14 मिलियन बैंक से दिया था और 5 मिलियन कैश से दिया था, तो अब मेरी कॉस्ट तो दोनों को जमा करके 19 मिलियन है ना, लेकिन लॉ कहता है नहीं, आपकी कॉस्ट हम एज्यूम करेंगे जो आपने बैंक से पेमेंट की थी सिर्फ, यानी कि 14 मिलियन। तो ये बेसिकली प्रोविजन थी। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ओके, अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं प्रॉपर्टी, अब हम क्लोज कर देते हैं, इसके ऊपर आते हैं। ये आगे एक आईकैप की इलस्ट्रेशन है, अब जरा ये हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि ये क्या है। पेपर में जब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिस तरह ये बना हुआ है इस तरह से आता है, न्यूमेरिकली भी इस तरह से आ सकता है, यही इसी तरह डिस्क्रिप्शन होगी, आपने सॉल्व करना होगा, और सिनेरियो बेस्ड भी आता है, और इसमें से कुछ प्रोविजन ये आईकैप की अडॉप्टेड है, वहां से कॉपी की हुई है, तो ये पेपर में 2-3 दफा आया भी हुआ है। कहता है जी 1 जनवरी 2021 ब्रीफली एक्सप्लेन द इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। ठीक है, टैक्स ईयर 2021। कहता है जनवरी 2021 में इलियास एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ हिज हाउस इन इस्लामाबाद विद मिस्टर सुहेल। इलियास ने एग्रीमेंट किया सुहेल के साथ फॉर कंसिडरेशन ऑफ 50 मिलियन। सुहेल ने उसको 5 मिलियन दिए एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर सेल। However, he failed to pay the balance of the amount by 30th April 2021. लेकिन उसके बाद वो फेल हो गया बैलेंस पे करने के लिए 30 अप्रैल 2021। इलियास ने वो 5 मिलियन फोरफीट कर लिया इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Subsequently, the house was sold for rupees 49 million to Mr. Mumtaz on 30th June 2021. Ilyas had inherited the house on 25th June 2018, on which date the fair market value of house was estimated at rupees 39 million. अब इसमें दो ट्रांजैक्शन हुई हैं। नंबर 1, एक सबसे पहले जो 5 मिलियन मुझे मिला था, जो मैंने फोरफीट कर लिया, यानी इलियास ने जो फोरफीट किया वो होगी उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और उसके बाद कैपिटल गेन आएगा 49 मिलियन में से 39 माइनस करके, बाकी बचा 10 मिलियन, और इस 10 मिलियन के ऊपर वो टैक्स कैलकुलेट करेगा। अब जरा यहाँ पे हम ये बनाते हैं, इसमें आ गया सबसे पहले इलियास की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगी, इसमें आ गया चार्जेबल रेंट,
amount forfeited against agreement to sell. ठीक है, 5 मिलियन। अब इसको हम टैक्स जो करेंगे वो कैसे करना है वो उसने पूछा नहीं, उसने इनकम कहा है सिर्फ। उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में सेल प्रोसीड आ गई, ये हमने 49 मिलियन का बेच दिया। अच्छा, उसके बाद लेस कॉस्ट। कॉस्ट जो इसकी आएगी वो उसने बताया कि ये 2018 में इनहेरिटेंस में मिला था, उस वक्त इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 39 मिलियन। ये हमने इसमें से माइनस कर दिया तो आंसर आ गया दिस माइनस दिस, ये 10 मिलियन। अब इसका होल्डिंग पीरियड कितना है? हमने ये बेचा है सब्सिक्वेंटली 30 जून को बेचा है और 25 जून 2018 को ये उसको मिला था। 25 जून 2019, 25 जून 2020, 25 जून 2021, 3 से 4 साल के दरमियान, यानी कि इसका 25% टैक्स होगा। ठीक है, इसका 25% 0.25। तो ये मेरी इनकम आ गई। ठीक है, ये सेपरेट ब्लॉक के तौर पे टैक्स होगी। ये नॉर्मल या सेपरेट दोनों हो सकती है। सर ये 75% टैक्स नहीं होगी? नहीं, 3 से 4 साल में जो रेट है वो तो फर्क है ना यार। नहीं, इन गेन जो है वो 75% होगा टैक्स। नहीं, एक मिनट मैं बताता हूँ ना यार। तो सबर ये देख टेबल, ये वाला प्रॉपर्टी के लिए ये टेबल है, ये प्रॉपर्टी है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी। 3 साल से 4 साल के दरमियान 25% है। ठीक है, उसके बाद अगर ये गेन जैसे कि 5 मिलियन से कम है तो इस पे टैक्स का रेट लगेगा 2.5%। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। थैंक यू। यस सर। ठीक, सर ये टेबल फैजान क्या पेपर कह में, रहे हैं? सर मैं वली बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सर ये टेबल हाँ, पेपर में हमें दिया होगा कि हमें वली ये जो टेबल है ये पेपर में हमें दिया होगा कि हमें ये याद करने पड़ेंगे रेट्स? ये वाला दिया होगा, ये वाला दिया होगा, ये वाला शायद ना दिया हो। तो सर कैसे पता चलेगा ये तो कौन सा कंफर्म दिया होगा तो कौन सा नहीं दिया होगा? रेट वाला जो है वो दिया होगा, ठीक है, और ये जो जी, ईयर्स जी। वाला है ये नहीं दिया होगा। आप ये समझे कि ये नहीं दिया होगा, लेकिन जो ओके रेट सर। जिसमें है टेबल, जैसे कि ये वाला है ये दिया होगा, ये वाला टेबल दिया होगा, ये दिए होंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। सही है। आपने कितना परसेंट लगाया है रेट? 2.5% कह रहा हूँ। टू नहीं सॉरी, 2.5 नहीं 2.5 नहीं, सॉरी, ये इसका आएगा ये जो है, हाँ ठीक है, 5 मिलियन से कम है ना, तो यही आएगा 2.5%। सर वो नहीं हमने लगाना इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला जो रेट है? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला रेट है। चलिए ऊपर जो टेबल बना हुआ है। नहीं नूर, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया ना। ये तो आपने कहा जी कि ठीक है 3 से 4 साल में
कि जो तो हाँ यही 25 वाला पूछ रही हूँ, ये 2 से 3 साल नहीं आता? नहीं ना, देखिए 2018 25 जुलाई जून 2018, तो 25 जी जून 2019, 25 जून 2020, 25 जून 2021, 30 जून को बेचा है, तो 3 साल के बाद बेचा है, 4 से 5 साल के। 30 जून को नहीं बेचा ना सर वो, 1 मिनट, अप्रैल में नहीं से, अच्छा 30 जून, ठीक है। ठीक है, चलिए। अच्छा जी, आगे आ जाए। ये फैजान 7.5% नहीं है, ये क्यों कह रहे हो 7.5? सर अमाउंट 10 मिलियन है तो 5% नहीं आना चाहिए। 5 मिलियन से 10 मिलियन तक 5% आता है, 10 मिलियन से एक्सीडिंग होगा तो 7.5। आयशा, द टैक्सेबल अमाउंट जो है वो आप देखो तो सही ना, जब आपने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर कितनी रह गई है? 250,000। तो 2.5 मिलियन, ओके यस, तो 5 2.5 मिलियन से कम हो गई ना। जी सर। चलो ठीक ठीक है। है सर, क्लियर हो गया। सर ये ATL और नॉन ATL बता दें काइंडली। वली यार, ATL और नॉन ATL का हमने ये बात की थी कि ATL में वो फॉल करते हैं जो जिन्होंने अपनी पुरानी रिटर्न जमा करवाई हुई है। जिन्होंने नहीं करवाई हुई नॉन एक्टिव टैक्स पेयर, FBR एक लिस्ट इशू करता है एक्टिव टैक्स पेयर की, जिसको ATL कहते हैं। उसके अंदर नाम होते हैं उन लोगों के जिन्होंने अपनी पुरानी रिटर्न जमा करवाई हुई है। अगर आपने रिटर्न जमा नहीं करवाई तो आपका उसमें नाम नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो जो भी आपका टैक्स काट रहा है वो डबल टैक्स काट। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये हमें इनहेरिटेंस से मिल रहा है, तो सर हम इनकम इसकी बुक, इसको हम कॉस्ट से क्यों कर रहे हैं? ये तो हमें इनहेरिटेंस से मिल रहा है ना। सर आपने देखो, इनहेरिटेंस में जब 2018 में मिला था, जब 2018 में मिला था उस वक्त मैंने इनकम इसकी बुक नहीं की थी, ठीक है। अब जब हम उसको बेचेंगे तो गेन तो बुक करेंगे ना। ठीक है सर, ठीक है। नॉन रिकग्निशन रूल का ताल्लुक सिर्फ उस हद तक होता है जब वो मुझे एसेट मिलता है। मैं जब उसको सब्सिक्वेंटली बेचता हूँ या डिस्पोज करता हूँ तो फिर गेन लॉस मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है, ओके। आगे जो कह रहे हैं, कहते हैं 15 फरवरी 2021 बिलाल discarded a machine which he had imported from China for rupees 1 million on 1st January 2020 to start the business. However, the machine was badly damaged during the shipment, rendering it unfit for use. The shipping company paid him rupees 850,000 as damages. The scrap value of machine on the date it was discarded was estimated to be 200,000. The documentation charges incurred in connection with the claim for damages were rupees 25,000. इसका जवाब देंगे सलमान। आप बताओ सलमान नदीम। सलमान के बच्चे, अच्छा जी, चलो वली आप बताओ। जी सर, बताओ क्या करें। सर उसने एक मशीन जो है वो डिस्पोज की है, जो उसने परचेज की थी 1 लाख की। However, the machine was badly damaged during the shipment, rendering it to unfit for use. The shipping company paid him. अच्छा, ये उसको इंश्योरेंस मिली है सर, आई थिंक 8.5 लाख की इंश्योरेंस मिली है जो डैमेज हो गई थी। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन ऑन द डेट इट वाज डिस्कार्डेड वाज एस्टिमेटेड टू बी
अच्छा, उसकी मशीन स्क्रैप हुई थी सर, मुझे सर, जी मिस फरवा, आप रोशनी डालेंगी? आप डालेंगे तो सबर साहब डालें। फिर मैं बताऊं? बताएं। सर ये अपना क्या कहते हैं कैपिटल गेन, ये डिस्ट्रॉय या मतलब किसे डैमेज हुआ है, तो हम जो भी हमें रिकवरेबल अमाउंट मिलेगी, जैसे कि इसमें हमें मिली है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस नहीं है, क्या मिला है, डैमेजेस मिले हैं 850,000 के, ये और स्क्रैप वैल्यू, इन दोनों को आई थिंक सो ऐड करेंगे, है ना सर? नहीं, पहले तो मुझे बताओ ये कैपिटल एसेट है कि नहीं? सर है, क्योंकि ये हमने यूज तो नहीं ना किया बिजनेस के लिए, पहले ही हम हो गया है, ठीक, डैमेज हो गया। शाबाश, ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। और उसके अच्छा, बाद अब सर इसमें फिर देखो 8,50,000 डैमेजेस मिले हैं और हाँ जी, जो 2 लाख रुपए स्क्रैप वैल्यू है। हाँ ठीक जी, है, ये दोनों 10 लाख की रिकवरेबल मैंने अमाउंट है, ये परचेज ऐड की होगी। थी। हाँ, और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस मैंने पे किए हैं। अब ये ऐसे कैलकुलेट होगा, ये होगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सबसे पहले सेल कंसिडरेशन लॉस थेफ्ट डिस्ट्रॉयड के केस में रिकवर्ड वैल्यू यानी कि इंश्योरेंस वगैरह अगर कोई है, और साथ स्क्रैप वैल्यू जो है, इन दोनों को जमा करेंगे। तो 850,000 मेरी स्क्रैप वैल्यू और जो है 200,000। कोई बात नहीं मुजम्मिल, अगली दफा में आप सिर्फ जरा टार्च दिलवाते हैं, फिक्र ना कर। अच्छा जी, दिस प्लस दिस, ये मेरी सेल कंसिडरेशन आ गई। लेस कॉस्ट में हम जो करेंगे, मैंने ये परचेज की थी, परचेज प्राइस 10 लाख रुपए। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी मैं माइनस करता हूँ। हमने इसमें जो पढ़ा था, जो भी उस इनकम को कमाने के लिए एक्सपेंस हुआ, वो सारे के सारे हमारे डिडक्शन मिलेंगे, सिर्फ कॉस्ट जरूरी नहीं है। तो ये मैंने दोनों माइनस किए तो 25,000 रुपए का मुझे गेन आ गया। अब ये किस कैटेगरी के तौर पे टैक्स होना है, बता यार मुजम्मिल, नहीं मौजम अली। मौजम, यस सर। हाँ बताओ कैसे टैक्स करें? सर कंप्लीटली टैक्सेबल है, कंप्लीटली इसके ऊपर टैक्सेबल है, 100% टैक्स। हाँ मतलब ये कि हाँ, इसका वो है होल्डिंग पीरियड जो है इसका वो 1 ईयर से लेस है, तो ये पूरा टैक्स होगा 25,000, शाबाश, इसके ऊपर पूरा वो लगेगा एक्सीलेंट टैक्स रेट। मौजम, बिल्कुल ठीक है। इसका होल्डिंग पीरियड चूंकि 1 साल से कम है, तो ये 100% गेन टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा, और ये टैक्स होगा एज पर लास्ट कैटेगरी जो कि हमारी थी अदर्स वाली, उसके मुताबिक हम इसको टैक्स करेंगे। शाबाश मौजम। अच्छा जी, अब हाँ जी, सर ये जो आपने स्क्रैप वाली ऐड की है, आपने एक पॉइंट लिखवाया था कि अगर कोई भी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है या कोई भी एसेट है, वो ड्यूरिंग ये मतलब रास्ते में ही वो डैमेज हो गया और बिजनेस के लिए यूज़ नहीं हुआ था, तो उसके जो आपने वो पॉइंट लिखवाया था ना, उसमें आपने स्क्रैप वाली ऐड नहीं की थी और इसमें आपने ऐड की हुई है। आपने कहा था सिर्फ जो अमाउंट हमें रिकवर होगी हमने सिर्फ वो लेनी है एज ए सेल कंसिडरेशन और उसमें से कॉस्ट लेस करनी है। नहीं अच्छा चले, मैंने अगर कहा था तो कोई बात नहीं, गलती लग गई होगी, लेकिन गलती नहीं लगी होगी। मैंने रिकवर्ड अमाउंट कहा था, तो रिकवर्ड अमाउंट इंश्योरेंस से भी होती है और स्क्रैप भी होती है, दोनों को रिकवर्ड अमाउंट की जाती है। ये सर ठीक आपने है, उस तो वो वहां पर जो हाँ, लिखवाया था उसको ना, करेक्ट कर ले। मैंने रिकवर्ड अमाउंट कहा तो होगा, तो रिकवर्ड अमाउंट मींस टोटल अमाउंट जो मुझे रिकवर हुई है अगेंस्ट दैट।
अब वो इंश्योरेंस की फॉर्म में है तब भी, और अगर स्क्रैप की फॉर्म में है तब भी, उनको जमा करके हमने लेना है। आप इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। चलिए आगे है, कहता है ऑन 14 दिसंबर 2020 इम्तियाज sold 10,000 shares in Interwood Private Limited for 300. He had acquired these shares as follows: 5,000 shares were purchased on at rupees 18 per share on 5th February 2020. 5,000 bonus shares were allotted to him on 1st July 2020 when the fair market value was 22 per share. Incidental charges relating to the purchase and sales of these shares of rupees 10,000 were paid in cash. अब ये जरा प्रोविजन है इंटरेस्टिंग, ये जरा आराम से आपने तसल्ली से पहले जरा 2-3 बातें अच्छी तरह समझ लें। अब मैं साथ लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्या बताया था। एक बात तो ये है, पहले मुझे भूल ना जाए, फेयर मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू जो है, जो लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं उनके लिए स्टॉक मार्केट की जो प्राइस है, क्लोजिंग डे वैल्यू जो होती है, वो उस दिन का रेट होता है। अगर मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो तो हाईएस्ट इन केस ऑफ मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा जी, अब अगर सिक्योरिटीज अनलिस्टेड हैं, जिस तरह प्राइवेट कंपनी के शेयर हैं, उस केस में हम ब्रेकअप वैल्यू लेते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू क्या होती है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये आपका ब्रेकअप वैल्यू होती है। सर जब हम लोग मल्टीपल शेयर्स एक दिन में करते हैं तो हम लोगों ने एवरेज रेट नहीं कैलकुलेट करना था। आपने यहाँ पे लिखा हाईएस्ट इन केस ऑफ मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज। आपने फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है उस दिन शेयर्स की क्या है। देखिए, जब आप बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो एक लहदा बहस है। अब आपको लिस्टेड सिक्योरिटीज से जो है नॉन रिकग्निशन रूल के तहत मिली है, ठीक है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत मिली है। आपने फेयर मार्केट वैल्यू कैसे देखनी है? फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर क्या है सर? मतलब जब हम लोगों के पास अवेलेबल फॉर सेल हो जाते हैं। नहीं, हो गया ना, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू कहाँ से आएगी? तो उस दिन का स्टॉक मार्केट का जो रेट है वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी। तो जो सबसे हाईएस्ट रेट होगा हम वो लेंगे? नहीं, अगर क्लोजिंग रेट, उस दिन का क्लोजिंग रेट। लेकिन सर अगर एक शेयर, मुझे इस लाइन के लिए ओके सुनने में आपको बताता हूँ ना। जी सर। देखिए, आपके पास लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, कोई आपने बेचनी है। अब आपको फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए जिस दिन आपने वो परचेज की थी, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, ठीक है, जी। क्योंकि कॉस्ट तो आपने पे की नहीं हुई, ठीक है। अब उसके लिए फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन करने के लिए लॉ ये कह रहा है उस दिन का जो स्टॉक मार्केट का क्लोजिंग रेट था
उस शेयर का वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी। ठीक है सर। ठीक है, मिसाल के तौर पे आज है 1 दिसंबर 2020। 1 दिसंबर 2020 को मुझे शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं, मैंने परचेज नहीं किए, मुझे ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, अब मैंने 5 साल के बाद वो बेचे, तो 1 दिसंबर 2020 को फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, कैसे पता चलेगा? सर जो उसका क्लोजिंग होगा आज का शाम को जब स्टॉक मार्केट क्लोज होगी, जो क्लोजिंग रेट होगा वो उसका फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर की जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अब अगर शेयर्स मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस में रजिस्टर्ड हैं, जैसे पहले लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज अलग-अलग थी, ठीक है, वो शेयर तीनों जगह पे ट्रेड हो रहा था, तीनों जगह पे रेट फर्क था, तो क्लोजिंग कौन सा लेंगे फिर? जो तीनों में से हाईएस्ट होगा। जी, तीनों में से हाईएस्ट होगी। बात समझ आ गई आप? जी सर, क्लियर। ओके ओके, अब आ जाए ब्रेकअप वैल्यू। ब्रेकअप वैल्यू कहते हैं जो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, स्टॉक मार्केट का रेट तो होगा नहीं उनका, उनके लिए लॉ कहता है कि जी टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी ब्रेकअप वैल्यू। ठीक है, और उसको आपने यूज करना है। इसका जो दूसरा फार्मूला है वो है इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी, इक्विटी के बराबर होता है, तो इसको आप नंबर ऑफ शेयर्स पे जब डिवाइड करेंगे तो एक ही बात है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, टोटल लायबिलिटीज का मतलब ये है अदर देन इक्विटी, जो थर्ड पार्टीज को जितने भी पैसे देने हैं दैट इज टोटल लायबिलिटीज। अच्छा वजाहत, आपने जो पूछा था चेंज कौन कौन से चैप्टर्स में आए हैं, नंबर 1 जो सबसे ज्यादा चेंज आई है प्रॉपर्टी में, नंबर 2 जो चेंज आई है आपकी कैपिटल गेन में, रेट्स में थोड़ा सा इमूवेबल प्रॉपर्टीज के, और नंबर 3 चेंज आई है बिजनेस में डेप्रिसिएशन वगैरह में। तो ये 3 मेजर चेंजेस हैं, बाकी छोटी छोटी चेंजेस हैं। वजाहत ठीक है? उसके अलावा कोई क्वेश्चन वजाहत आपका? ओके, अब एक बात और जो बड़े ध्यान से आपने याद रखनी है, जिसमें गलती होती है, जब हम लिस्टेड सिक्योरिटीज कहते हैं मींस लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इस बात का क्या मतलब है जी? सेल्स टैक्स तकरीबन सेम है वजाहत। इस बात का मतलब ये है कि अगर कोई सिक्योरिटीज मेरे पास लिस्टेड हैं जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, चाइना स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, तो वो मेरे लिए लिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं होंगी, उसकी टैक्सेशन एज पर 37A नहीं होगी। ये मेनली आपका कहाँ पे यूज होता है? एम्प्लॉय शेयर स्कीम। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत मेनली इसमें मुझे जो शेयर्स इशूड ऑफ एसोसिएटेड कंपनी लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, वो स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है बल्कि न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड है, इट विल बी टैक्स्ड एज अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। ये सेपरेट ब्लॉक के तौर पे नहीं होंगे, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के तौर पे टैक्स होंगे एज नॉर्मल टैक्सेबल। ये बात समझ आ गई है? ओके,
अब एक बात और जरा हम थोड़ा सा इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं जी बोनस शेयर? क्या बिजनेस? सर ये एक दफा एम्प्लॉय शेयर स्कीम वाली बात रिपीट कर दें। नूर, एम्प्लॉय शेयर स्कीम का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर ने आपको शेयर्स दिए, जैसे टोटल शेयर्स देती है टोटल सिंगापुर पे, वो सिंगापुर स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है। अब वो मुझे शेयर्स मिले हैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत, सैलरी में मैं क्या करूंगा, फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट का डिफरेंशियल लूंगा। ठीक है, वो मैंने बुक कर दिया। अब जब मैं शेयर्स बेचूंगा, वो वाले जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड थे, तो उस केस में मुझे जो गेन आएगा वो टैक्स कैसे होगा? वो लिस्टेड सिक्योरिटीज की तरह नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लिस्टेड सिक्योरिटीज मींस लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। हाँ जी। ठीक है, तो फिर किस तरह से तो टैक्स होंगे वो? कैसे चलेगा? जैसे प्राइवेट कंपनी के शेयर टैक्स करते। तो उसके लिए हम उसकी ब्रेक वैल्यू लेंगे, ब्रेकअप वैल्यू लेंगे। जी, ब्रेकअप वैल्यू लेंगे। अगर उसने फेयर मार्केट वैल्यू बता दी है तो दैट इज फाइन, फिर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो हमारे से कैलकुलेट करवाएगा तो फिर ब्रेकअप वैल्यू लेंगे। सर और हम अगर खुद बाहर के कई स्टॉक एक्सचेंज के शेयर बाय करते हैं तो तब भी वो उसका आपके लिए तब भी हम अनलिस्टेड के तौर पे। नॉर्मल टैक्सेबल करेंगे उसको। जी, नॉर्मल टैक्सेबल करेंगे। ठीक है। ठीक, ओके। अच्छा जी, बोनस शेयर और राइट शेयर में क्या फर्क है? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है यार। सर बोनस शेयर वो होते हैं जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड की सूरत में नहीं देते, तो वो अपने शेयर होल्डर को उनकी शेयर्स की तादाद के मुताबिक दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और राइट शेयर वो होते हैं जो बाय करने पड़ते हैं और वो कोई भी शेयर होल्डर खरीद सकता है, उन पर कोई पाबंदी नहीं होती। ठीक है, तकरीबन तकरीबन आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। इसमें तलहा का भी बिल्कुल ठीक है, वो भी तकरीबन मेन का कॉन्सेप्ट तकरीबन ठीक ठीक है। सलमान भी सही कह रहे हैं। बोनस शेयर जो है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं और इन प्लेस ऑफ डिविडेंड। और ये जो हैं, दिस इज जस्ट लाइक परचेज ऑफ शेयर्स। लेकिन हम इसको राइट शेयर इसलिए कहते हैं कि जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती हैं तो फर्स्ट राइट जो होता है परचेज करने का इज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का पहला राइट है, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको राइट शेयर कहते हैं। तो ये नॉर्मल हमारी परचेज आती है राइट शेयर, और ये बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलते हैं। अब इशू ये है कि आप ये देखें कि मेरे पास करंट एग्जिस्टिंग शेयर्स जो हैं वो हैं 10,000 शेयर, उनकी प्राइस है 25 पर शेयर। तो जो मैंने अमाउंट पे की हुई है वो पे की हुई है 250,000। ठीक है, ये नंबर ऑफ शेयर्स, ये कॉस्ट पर शेयर, और ये अमाउंट। अब मुझे बोनस शेयर मिले, $5,000 शेयर मुझे मिले। कॉस्ट मैंने क्या पे की? 0। तो ये टोटल आ गया। अब इसकी टैक्सेशन कैसे होगी? बोनस शेयर जब मुझे मिलते हैं तो क्या ये मेरी इनकम ट्रीट की जाती है? अब नहीं की जाती। दरमियान में 16, 17, 18, 3 साल थे जिसमें ये इनकम कंसिडर होता था।
अब लॉ क्या कहता है? कहता है जब आपको बोनस शेयर मिलेंगे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनकी कॉस्ट को एवरेज कर देना। 15,000 शेयर कॉस्ट 250,000, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 16 रुपीज 67 पैसा का एक शेयर कंसिडर होगा। अब जब मैं ये शेयर्स बेचूंगा, अब मैं जब ये बोनस शेयर्स बेचूंगा या ये वाले शेयर्स बेचूंगा, इन दोनों की कॉस्ट जो मेरी क्या एज्यूम की जाएगी? 16.67 रुपीज। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? किसी को कंफ्यूजन हो इसमें? सर this is on the काइंडली same रिपीट कर date. दें। जी नूर, This is on the same date या dates अलग हो सकती हैं? नहीं, ये तो जो एग्जिस्टिंग शेयर्स थे ये तो मैंने परचेज किए थे फॉर एग्जांपल अच्छा हाँ 2000 ठीक है, पर, और ये आज की डेट में मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, ठीक है। जी सलमान, रिपीट क्या करवाना है तूने यार? हर चीज रिपीट करवाता है। अच्छा, फैजान साहब भी कह रहे हैं रिपीट करने। इसमें हम ये कह रहे हैं कि बोनस शेयर जब मुझे मिलते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जब मुझे मिलते हैं, लॉ मुझे इनकम बुक करने के लिए कुछ नहीं कह रहा, कहता कोई मसला नहीं, शेयर्स मिले हैं, कीप एंजॉयिंग। जब बेचोगे फिर पकड़ेंगे। बेचते वक्त आप फॉर एग्जांपल मैंने ये 15,000 की में से 10,000 शेयर सेल कर दिए या 8,000 शेयर सेल किए, सेल कंसिडरेशन जो मुझे आई 8,000 शेयर ज़रब 30 के हिसाब से मैंने बेचा, $2,40,000 का लेस कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या आएगी? कॉस्ट आएगी इन 8,000 शेयर्स की, ये जो एवरेज रेट है 16.67। सर ये एक साल में होना जरूरी है या मतलब जिस आपने लिखे 2018 में एग्जिस्टिंग शेयर्स है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, पुराने भी हो सकते हैं। मैंने 2010 में भी खरीदे हो सकते हैं। ठीक है, तो सर ये मैं एग्जिस्टिंग माइनस, शेयर होगा ही नहीं तो फिर बोनस शेयर मिलेगा ही नहीं। हाँ ठीक है, ओके। जी ठीक है। तो ये अब आपका आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब मुझे बोनस शेयर मिलेंगे तो मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को एवरेज रेट पे कॉस्ट कर लूंगा दोनों के। अब मैं जब भी शेयर बेचूंगा 15,000 में से कोई भी शेयर बेचूंगा तो उसके लिए कॉस्ट क्या होगी? जो एवरेज है इन दोनों की रेट। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे हम आते हैं, कहते हैं जी कि यहाँ ऑन पे एग्जिस्टिंग शेयर्स राइट शेयर्स है। व्हाटएवर मैंने मार्केट से परचेज किए हो या राइट लिए हो, दोनों राइट शेयर हमें कंपनी से डायरेक्टली मिलते हैं। ठीक है, और मैं मार्केट से तो परचेज कर सकता हूँ ना शेयर्स। ठीक है आयशा? जी सर। ओके सॉरी जी। अच्छा जी, मैंने ऑन 14 दिसंबर 2020 इम्तियाज सोल्ड 10,000 shares in Interwood Private Limited for rupees 300,000. He has acquired these shares as follows: 5,000 shares was purchased 18 per share on 5th February 2020 और 5,000 share were allotted to him on 1st July 2020 when fair market value was rupees 22 per share. Incidental charges उसने बताए related to purchase and sale of these shares of rupees 10,000 were paid in cash. अच्छा, अब हम इन दोनों का गेन अलग-अलग कैलकुलेट करेंगे। 5,000 शेयर का अलग, 5,000 शेयर का अलग, क्योंकि आल्दो के इस केस में रेट सेम है लेकिन हमने सिमिलर प्रैक्टिस बनानी है। अब 5,000 शेयर पहले थे 18 रुपए के हिसाब से और इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू उसने दी हुई है। इसका मैं भी इम्पैक्ट बताता हूँ कि क्या था। अब हुआ ये कि मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर थे
5,000 शेयर 18 रुपए का मैंने खरीदा था, तो इनकी कॉस्ट जो थी वो ये थी। अब 5,000 शेयर मुझे मिले बोनस, इनकी प्राइस मैंने कोई नहीं पे की, तो एवरेज होके ये 10,000 शेयर आ गए और प्राइस 90,000 रुपीज। तो पर शेयर वैल्यू आ गई ये। स्लाइड शेयर क्या मतलब तलहा? अच्छा चलो, मैं आपको ये भी आज इंशाल्लाह एक्सेल शीट भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा आप लोगों को। अच्छा जी, अब ये 10,000 शेयर्स 90,000 के आ गए। अब जब मैं सेल करूंगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कैलकुलेट करूंगा, पहले मैंने 5,000 शेयर जो बेचे, 5,000 शेयर आ जाएगा सेल कंसिडरेशन। 5,000 शेयर जरा कितने के बेचे हैं मैंने? ₹3,00,000 के 10,000 शेयर बेचे हैं, ठीक है। तो अब हम वर्किंग करेंगे, 5,000 शेयर ज़रब ₹3,00,000 के ज़रब 5,000 तकसीम 10,000, तो कॉस्ट सेल कंसिडरेशन निकल आएगी 3,00,000 ज़रब 5,000 तकसीम 10,000। ये 1,50,000 के मैंने बेचे, लेस कॉस्ट 5,000 शेयर ज़रब ₹9। ये आ जाएगा दिस माइनस दिस। उसके बाद सर ये हम रेट ऐसे नहीं निकालेंगे कि 3,00,000 शेयर्स है और हमने 10,000 शेयर्स हमने 3,00,000 पे बेचे हैं, तो इनको 3,00,000 को 10,000 से डिवाइड करके तो पर यही शेयर किया वैल्यू। मैंने, तो यही किया 3,00,000 डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5,000। हाँ जी, ठीक है, यही किया आयशा। ठीक है सर। अब ये दूसरे वाले शेयर्स भी जो हैं मेरे इसी तरह गेन कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इन दोनों का जो आ गया टोटल मेरा गेन, दिस प्लस दिस, ये आ गया 2,10,000 लेस इंसिडेंटल चार्जेस। उसने 10,000 के बताए हुए हैं, तो वो भी माइनस करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब जो आ जाएगा मेरा दिस माइनस दिस, ठीक है। 2,00,000 मेरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ गया। अब ये लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं तो उसकी तरह, और टैक्स करेंगे अदरवाइज तो दूसरी तरह टैक्स करेंगे अगर नॉन लिस्टेड हैं तो। अच्छा, अब इसमें सिर्फ एक बात जो है, तो तबीयत में जो है अब्दुल्ला फारूक यार थोड़ी सी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतनी नहीं है कि क्लास ना पढ़ाई जा सके। अच्छा, तो अब ये जब इशू होगा, इसमें इशू ये आता है कि अगर ये शेयर्स मुझे बोनस शेयर्स मिले होते 2016, 17 और 18 में, तो फिर टैक्सेशन कैसे करते, ये कल हम डिस्कस करेंगे। आप ये भी देख लें, और बाकी टाइम ओवर हो गया है, तो 2,10,000 किससे आया? मैं आपको कल बताऊंगा, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।